Hi guys, my name is Rohit, and today we're discussing about the time value of money and risk and return relationship. So, what is the time value of money? You need to understand that everything has a particular value. Even cash is itself a value, but it's have also a value. मतलब कैश के भी एक वैल्यू होता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो बैंक का इंटरेस्ट रेट है 10%। बैंक इंटरेस्ट रेट इज 10%, एंड समवन हाँ एंड समवन गिव यू ऑफर दैट तुम 2019 का पहले में 100 रुपया लेना चाहेगा कि 2020 में पहले में 100 रुपया लेना चाहेगा। तो अगर तुम 100 रुपया आफ्टर यू रिसीव्ड आफ्टर 1 year, then the value of particular 100 is 100. But we all know about the inflation कि मतलब हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। तो by using that particular 100, the purchasing capacity for now is not the same as after 1 year the you get the money। मतलब वो 100 रुपया के मतलब अगेंस्ट में अगर जो तुम परचेस कर सकते हो अभी, आफ्टर 1 year you cannot purchasing the same thing by using that particular 100. So there is a changes in the price of particular goods. It is known as a inflation, but there is a not increasing the value of 100. तो क्या करेंगे हम ये 100 का अभी ले लेंगे। We receive the same and simply invested in a bank and receiving after 1 year. If we invest in a bank after 1 year, how I get 110 अगर हम बैंक में इन्वेस्ट कर देंगे। तो एक चीज़ बताता हूँ, दैट इज द अल्टीमेटली द इंटरेस्ट दे पेड इज नथिंग बट द कंपेंसेशन ऑफ एन इन्फ्लेशन। ठीक है, बैंक में जो हम लोगों को जो पेमेंट करता है ना इंटरेस्ट, हम लोगों को लगता है ये एक्स्ट्रा है, मगर अल्टीमेटली इट इज़ नॉट एन एक्स्ट्रा। ठीक है, ये कंपेंसेट करता है इन्फ्लेशन को। ठीक है, बैंक इन्फ्लेशन को कंपेंसेट करता है, इसलिए इंटरेस्ट देता है। अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ 110 आफ्टर 1 year द वैल्यू मतलब जो प्राइस का जो दाम है वो भी 110 ही होगा आफ्टर 1 year। अगर मान लो इसका कैश का वैल्यू अभी ये है और वो गुड्स का जो तुम परचेस कर रहे हो उसका वैल्यू आफ्टर 1 year 110 है, तो इट इज़ सेम। मगर अभी मान लो उसका वैल्यू 100 रुपया है, गुड्स का वैल्यू अभी भी कैश का भी वैल्यू तुम्हारा 100 रुपया है। तो अल्टीमेटली द मेन थिंग इज दैट द देर इज ए नथिंग कॉल्ड एक्स्ट्रा। ठीक है, ये एक चीज़ मतलब याद रखना काम आएगा कि जो इंटरेस्ट देता है ये नथिंग बट द कंपेंसेशन ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब जो इन्फ्लेशन होता है वो कंपेंसेट करने के लिए एक्स्ट्रा दे रहा है। अल्टीमेटली देर इज ए नो वैल्यू, नथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, वो देखने के लिए एक्स्ट्रा होता है। अच्छा, तो ये मेन चीज़ होता है। ये मतलब ये पूरा चीज़ देखने के लिए हम लोग दो चीज़ मेन यूज़ करते हैं। टाइम मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ नथिंग बट द मतलब जो टाइम का वैल्यू होता है, जो 1 year का वैल्यू है वो 10 है। ठीक है, वो जो 1 year का वैल्यू है जो डिफरेंस ये इज़ 10। ठीक है, तो ये हम मेजर करते हैं दो टाइप से। वन इज़ अ डिस्काउंटिंग टेक्निक एंड अनदर इज़ अ कंपाउंडिंग टेक्निक। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब है तो सिंपल मगर बहुत काम का चीज़ है। तो पहला चीज़ होता है डिस्काउंटिंग टेक्निक। डिस्काउंटिंग टेक्निक इज़ नथिंग बट टू बी द रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ कैश, एंड कंपाउंडिंग टेक्निक इज़ नथिंग बट टू इंक्रीजिंग द कैश। डिस्काउंटिंग टेक्निक हम कब यूज़ करते हैं, जब हम फ्यूचर का वैल्यू का मतलब ये मान लो ये फ्यूचर का 125 का वैल्यू अगर हम आज का जानना चाहते हैं, मतलब रिड्यूस करना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप 125 एक साल का बाद का वैल्यू, तो अभी तो उसका वैल्यू कम ही होगा ना। तो अभी का वैल्यू हम लोग जानने के लिए क्या यूज़ करते हैं, डिस्काउंटिंग टेक्निक। अब क्योंकि ये घटाना पड़ रहा है तो डिस्काउंटिंग इज नथिंग बट रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कैश फॉर मतलब फॉर यूजिंग टू रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कैश
तो डिस्काउंटिंग टेक्निक यूज होता है प्रेजेंट टू नोइंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, टू नो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, एफसी। अगर मान लो हम 100 रुपया का वैल्यू आफ्टर 1 ईयर जानना चाहते हैं तो मतलब कितना होगा, तो इट इज़ वी यूजिंग द कंपाउंडिंग टेक्निक जो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहा था कि 110 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 10%, दैट इज 110, मतलब हम इंक्रीज कर रहा था। दैट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट कैश फ्लो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट कैश फ्लो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट कैश फ्लो। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, सो देखते हैं क्या होता है। देखो, फर्स्ट इज अ सिंपल इंटरेस्ट अप्रोच। सिंपल इंटरेस्ट अप्रोच इज नथिंग बट द प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट इंटू द रेट, मतलब इंटरेस्ट इंटू, सॉरी नॉट रेट, नंबर ऑफ ईयर, मतलब P इंटू R इंटू N। ठीक है, अच्छा अब ये सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये फ्यूचर वैल्यू हम मतलब कैसे निकालें। फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए सेम फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज द P0 इज इक्वल टू द फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस R टू द पावर n। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, मान लो प्रेजेंट वैल्यू का ये तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। नॉर्मली फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब छोड़ दो वो, P इंटू 1 प्लस R टू द पावर n, ये फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू का। दैट इज द प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R मतलब रेट टू द पावर n, मतलब कितना जितना साल का है। तो यहाँ पर देखो P इंटू R इंटू n, मतलब सिंपल में तो ये एक्चुअली कंपाउंड नहीं होता, कंपाउंडिंग में मतलब कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। और इसका अगर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाले तो क्या होगा, सिंपली फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस R टू द पावर n। तो यही मतलब नीचे जो ये दिया हुआ है तो ये इसका ही दिया हुआ है। देखो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस R टू द पावर n। सिंपल इंटरेस्ट को तो समझ गया कि मान लो 100 रुपया है प्रिंसिपल, 10% इंटरेस्ट है, कितना साल के लिए, तो मान लो 2 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट के क्या होता है, 10 रुपया करके 2 साल मिलेगा, मतलब 20 रुपया प्लस 100, टोटल 120 मिलेगा। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू मतलब ये समझ गया कि 100 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.10 टू द पावर 1 और 2, मतलब जितना साल के लिए चाहिए, P0 डिवाइड बाई नथिंग। मतलब ये अगर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला याद आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ इसका क्या हो रहा है कि ये सिर्फ इसका नीचे आ रहा है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, नेक्स्ट देखो कंपाउंड वैल्यू, मैंने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। अब यहाँ पर एक इलास्ट्रेशन दिया हुआ है, हम देख लेते हैं एक बार क्या दिया हुआ है कि मिस्टर एक्स इज इन्वेस्ट ₹10,000 इन स्कीम दैट इज 10% कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ, डिफरेंस होगा 6 मंथ, मतलब दे पेइंग द इंटरेस्ट इन गैप बिटवीन 6 मंथ। ठीक है, तो 10,000 बिकम 10,500 एट द एंड ऑफ ए फर्स्ट हाफ ईयर एंड देन द सम ऑफ द एंड ऑफ द सेकेंड हाफ। मतलब पहले हाफ में 10,000, फिर वो 10,500 हो गया। फिर देखो नीचे फॉर्मूला यूज़ किया है 10,000 इंटू, मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस R टू द पावर R। 1 प्लस R मतलब क्या होता है, देखो 5% टू द पावर n। इन कितना साल के लिए, देखो 2 साल के लिए दिया हुआ है। नहीं 2 साल नहीं, ये एक्चुअली क्या हुआ, पहले मैं तुमको मल्टीपल कंपाउंडिंग पीरियड का फॉर्मूला थोड़ा बता देता हूँ, फिर ये करना। देखो मल्टीपल कंपाउंडिंग पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, जितना टाइम मतलब वो सेम होगा, P इंटू 1 प्लस R टू द पावर n जो है वो सेम होगा। मतलब यहाँ पर देखो m मतलब ऐड हो जाएगा, ये m एक्स्ट्रा होगा। ये m क्या है, m इंटू n है, ये m इंटू n है। m मतलब मान लो तुमको जो सम में इंटरेस्ट दे रहा है तो वो 10% मान लो दिया हुआ है, और बोल रहा है कि हाफ ईयरली दी होगा। तो हाफ ईयरली होगा तो मतलब कंपाउंड का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मतलब कि 10% का इंटरेस्ट तुमको 1 साल में नहीं मिलेगा। 10% का इंटरेस्ट तो फॉर 1 ईयर है ना, फॉर 1 ईयर है। तो 6 मंथ का क्या होगा, 6 मंथ का तो 5% होगा ना 6 मंथ का।
तो ये कैसे निकाला, 10/2, 2 मतलब नंबर ऑफ पीरियड और नंबर ऑफ मतलब टाइम्स, जो जितना टाइम तुमको इंटरेस्ट दिया है, कितना टाइम दिया है, 2 बार दे रहा है साल में, तो एम इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टाइम्स, कितना नंबर ऑफ टाइम्स दिया है। अब इनमें मान लो इन जब है 1 ईयर, तो एक साल में तो कितना बार मिला इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट का फंडा समझ में आ गया कि R/एम होता है। क्यों होता है बोल दिया। अब देखो फॉर एग्जाम्पल देर इज ए, मान लो फॉर 1 ईयर, मतलब एक साल में तुमको बोल रहा है कि 10% का इंटरेस्ट है, 2 बार दे रहा है, तो इंटरेस्ट का रेट तो 5% कर दिया, तुम हाफ कर दिया, मगर कितना बार मिल रहा है, एक बार मिल रहा है क्या, 1 मतलब एक बार कंपाउंड होगा, तो नंबर ऑफ टाइम्स, एन इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ टाइम्स, तो कितना टाइम्स मिल रहा है, दैट वी रिसीव द इंटरेस्ट फॉर 2 टाइम्स। सो हाउ शुड वी गेट एट दैट 2 पर्टिकुलर एन इंटू एम, मतलब 1 इंटू 2, जितना बार बोलेगा उतना बार से हम नीचे डिवाइड कर देंगे इंटरेस्ट के नीचे, और उतना बार से हम ईयर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब हम ये सम देखते हैं, इलस्ट्रेशन मिस्टर एक्स हैज इन्वेस्टेड 10,000। देखो 10,000 है स्कीम ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड इन हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली मतलब कितना टाइम हो रहा है, 2 बार हो रहा है 6 मंथ में। तो जब 2 बार हो रहा है, नाउ रुपीज 10,000 बिकम 10,500 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ year, and then the sum of the due at the end of a second half year will be 10,500 plus interest on it 10%. For a half year that is rupees 10,500 plus 5% of 10,500। अच्छा ये 5% तो ये बता दिया, मगर ये एग्जैक्ट फॉर्मूला अगर तुम यूज़ करना चाहोगे, मतलब मान लो सिर्फ इतना दिया है, ठीक है, मान लो कि सिर्फ इतना दिया हुआ है, ठीक है, बाकी सारा कुछ इग्नोर करो, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ये होगा कि इसका प्रेजेंट वैल्यू होगा 10,000, ठीक है, 1 प्लस आर कितना है, आर है 10%, 0.10 डिवाइड बाई 2 मतलब 5% होगा, 1 ईयर है मतलब 2 बार इंटरेस्ट दे रहा है, तो अल्टीमेटली ये 2 होगा, और ये कितना होगा, अल्टीमेटली ये होगा 0.5 और 5%। ठीक है, तो यही बताया हुआ है और कुछ नहीं। देखो नीचे भी ये कर दिया हुआ है कि देखो ₹1,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 years ऑन इट्स कंपाउंडिंग द 10% एज ए सेमी एनुअल वैल्यू एनुअली। देन कैसे किया हुआ है, देखो सेमी एनुअली सेम है 2 बार, तो 2 डिवाइड बाई इंटरेस्ट के 0.10 डिवाइड बाई 2 एंड 2 into 3 मल्टीप्लाई किया हुआ है। अच्छा, डिस्काउंट के मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन फ्यूचर सम्स इज नोन एज ए डिस्काउंटिंग, मतलब घटाना, एंड कंपाउंडिंग मीन्स टू इंक्रीज, मतलब एक साल का बाद कितना वैल्यू होगा। फ्यूचर का वैल्यू जानने के लिए देखो ऑलवेज यू रिमेंबर दैट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर वन थिंग इज ऑलवेज मैक्सिमम देन प्रेजेंट। प्रेजेंट का वैल्यू जितना है फ्यूचर में उसका वैल्यू उससे ज़्यादा होगा ही होगा। ठीक है, तो फ्यूचर जब इंक्रीज करना होगा देन वी यूजिंग द कंपाउंडिंग टेक्निक, जब डिक्रीज करना होगा देन वी यूजिंग द डिस्काउंटिंग टेक्निक। ठीक है, अच्छा व्हाट इज एन्यूटी। अच्छा एन्यूटी क्या होता है, एन्यूटी होता है मान लो तुमको कोई फिक्स्ड पेमेंट करना है। एन्यूटी का 2 मेन मतलब इसका 2 मेन मतलब जो सिग्निफिकेंट होता है, वन इज ए फिक्स्ड पेमेंट एंड अनदर इज अ फिक्स्ड इंटरवल। मतलब इसका जो 2 पेमेंट के बीच का गैप होगा वो सेम होगा, मतलब एक मान लो हर महीने तुमको 1,000 रुपया देना है, तो ये मतलब एक मंथ का ये जो गैप होगा ये सेम होगा। तुम ऐसा मतलब अगर ये 2 कंडीशन वी सेटिस्फाइंग विद दिस 2 कंडीशन, दैट इज फिक्स्ड पेमेंट एंड फिक्स्ड इंटरवल। इंटरवल मतलब गैप, 2 पेमेंट के बीच का जो गैप होता है, अगर वो सेम है
तो देन वी कॉल इट एन्यूटी। ठीक है, ये पेमेंट भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है। तो ये एन्यूटी हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं? फर्स्ट वी नोटिस इन द LIC, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या करते हैं कि एट ए फिक्स इंटरवल हम लोग मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लो हम लोगों को 10 लाख रुपया चाहिए, तो फॉर टू गेटिंग द 10 lakhs आफ्टर 5 years, हाउ मच वी नीड टू नो फॉर ईच मंथ। If you told any agent, then they can give you a estimate about that कि तुमको कितना देना होगा। ठीक है, अब मान लो ये फिक्स रिसीव भी हो सकता है। अगर तुमको बोलोगे मतलब किसी को, अब ये EMI में भी अप्लाई होता है कि तुमको फिक्स इंटरवल में ये कुछ पैसा तुमको देना होता है, वो EMI में भी अप्लाई होता है। ठीक, क्योंकि तुमको वो देखो इक्वल गैप में दे रहे हो और सम फिक्स होता है। कोई ऐसा नहीं कि इस साल मतलब इस महीना कुछ दिया और दूसरे महीने कुछ और कुछ दिया। और जो रिसीप्ट होता है देखो LIC में हम लोग कुछ पॉलिसी करते हैं और पेंशन मतलब ऐसे पेंशन पॉलिसी होता है कि मान लो यू टोल्ड योर एजेंट दैट आई वांट टू गेट अस आफ्टर माई 60 years old 10,000 फॉर एग्जाम्पल पर मंथ। सो हाउ शुड आई इन्वेस्ट फॉर नाउ टू गेटिंग दैट पर्टिकुलर 10,000 पर मंथ? सो इट इज़ अ वन काइंड ऑफ एन्यूटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? FVA, दैट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी, इज A इंटू 1 + K⁴ हम लोग पहले क्या करते थे? इतना ही था, पहले तो हम इतना करते थे ना, ये K नहीं था। अब जस्ट उसको K इसके मतलब नीचे ऐड हो गया, बस और कुछ नहीं। ठीक है, और यहाँ पर ये -1 ऐड हो गया। ठीक है, n-1। ये n-1 क्यों हुआ पता है क्या? बताता हूँ तुमको क्यों हुआ। मान लो 100 रुपया, ये ईयर 1 है, ईयर 2 है, 3 है, तो टोटल ईयर कितना होगा? 3 साल। ये ईयर एंड में मान लो तुम 100 रुपया दे रहे हो एंड आफ्टर ईयर एंड तुम ये 3 साल के ईयर एंड में तुमको मान लो 350 मिल रहा है। ये ईयर एंड है, हाँ ईयर एंड लिख देता हूँ। तो जब तुम गैप देखोगे ना तो नंबर ऑफ ईयर एन कितना होगा? 3 होगा ना। मगर देखो एक्चुअली जो इसका पैसा मतलब तुमको देखोगे तो ये 100 रुपया कितना साल गया है? 1 ईयर 2 ईयर, 1 ईयर 2 ईयर। ये पैसा कितना साल गया? 1 ईयर, ओनली 1 ईयर। मगर ये पैसा देखो एट द एंड तुमने दिया और मतलब संग तुमको मिल गया 350। तो अल्टीमेटली द नंबर ऑफ ईयर इज 2। देखो ये देखो कैसे 1 2 गैप इज 2। 1 से 2 साल, 1 से 2 साल मतलब 1 से 2 जब जाएंगे देयर इज अ गैप इज फुल, वी गेट अ फुल year of 1 and after that when we getting going to the from 2 to 3 then we get the full gap of 1। ठीक है, इसलिए 3 - 1 होता है। पता है, ये इसका लॉजिक है और कुछ नहीं। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कुछ नहीं, जो हम लोग ऊपर निकाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू होता है। ये देखो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अच्छा ये एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो 1 + R हो रहा है ना, ये फ्यूचर वैल्यू में जो बता रहा हूँ, ये 1 + R को हम लोग डिस्काउंट फैक्टर भी बोलते हैं। डिस्काउंट फैक्टर भी बोलते हैं कि मान लो तुमको दे दिया कि डिस्काउंट फैक्टर है, फॉर एग्जांपल ये टोटल का वैल्यू दे दिया, मान लो 1 + 10⁻², इतना का वैल्यू दे दिया तुमको। ठीक है, तो वो सिर्फ मल्टीप्लाई करने से हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट फैक्टर। देन द फॉर्मूला विल बी फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है, अच्छा अब नीचे आओ, रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप। रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप मैंने ये बताया था पिछले मतलब क्लास में। देयर इज अ 2 टाइप ऑफ रिस्क। देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द रिस्क? मैं फिर से बता देता हूँ। What is the risk? When there is a uncertainty to receiving the cash। अच्छा, अब ब्रॉड व्यू से मैंने सिर्फ कैश क्या मतलब व्यू से बताया, तो ओवरऑल हम अगर फ्यूचर व्हाट इज रिस्क हम बताएं तो व्हाट रिस्क इज नथिंग बट द अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर।
मतलब फ्यूचर में क्या होगा वो उसका जो अनसर्टेनिटी होता है उसको हम रिस्क बोलते हैं. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिस्क? रिस्क इज मीन्स दैट अनसर्टेनिटी ऑफ ए फ्यूचर. अब to manage that uncertainty there is a financial risk manager. So there is a separate course to managing that particular risk is known as a FRM. Mostly the banking sector is hiring that FRM holder, degree holder. So financial, because there is a lots of मतलब सबसे ज़्यादा uncertainty बैंक में होता है, ठीक है. तो that's why they need to be very much focused on that particular risk management. So what is the risk? That is the nothing but the uncertainty of a future. There is a two type of risks. One is a systematic risk, another is unsystematic risk. Here they told that the क्या बोल रहा है देखो, नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क, ये देखो ये पार्ट लिखा है, एंड अनदर इज अ डाइवर्सिफाइबल रिस्क. ये कुछ नहीं, ये सिस्टमेटिक रिस्क है. ये देखो सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क. तुम लोग मेनली द सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक इज ब्रॉडली यूज्ड. तो सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक ही याद रखना. सिस्टमेटिक इज कंट्रोल नहीं होता, अनसिस्टमेटिक कंट्रोल होता है, ठीक है. ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है, तो ये दैट्स वाई इट इज़ कंट्रोल्ड. मगर सिस्टमेटिक रिस्क नहीं, कभी भी कंट्रोल नहीं होता. अनसिस्टमेटिक रिस्क मान लो इंटरनल कोई फेलियर हुआ है और इंटरनली कोई कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, तो इट इज़ अनसिस्टमेटिक रिस्क. तो हम लोग ये कंट्रोल कर सकते हैं. मगर मान लो जैसे कि कोविड, वी डोंट हैव अ ऑप्शन टू कंट्रोल और कर्ब आवर रिस्क. हम लोग बच नहीं सकते इससे. तो दैट्स अनदर एग्जाम्पल इज लॉकडाउन, एनी नेचुरल कैलामिटी, एनी डिजास्टर. It is all is unsystematic risk. Sorry, systematic risk. That is the non-diversifiable risk. In their word, that is it is non-diversifiable. मगर एक चीज़ का दो तीन नाम याद रख के सिर्फ confusion. It is only increasing confusion. So तुम systematic and non-systematic ये याद रखना. कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है. स्टैंडर्ड डेविएशन, रिस्क को मतलब मेजर और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंसेस एंड बीटा ऑफ कोएफिशिएंट. तो मैंने बीटा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बताया था, मगर कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता है. ये दोनों के बीच का रिलेशनशिप होता है. मतलब दोनों दो चीज़ का रिलेशनशिप होता है कोएफिशिएंट, जो जिसको हम को रिलेशन भी बताते हैं, को रिलेशन एंड कोएफिशिएंट. तो ये दूसरा चीज़ है, ये पोर्टफोलियो में है. इट विल हैव इन पोर्टफोलियो. तो देन लेट वी डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन द पोर्टफोलियो. तो अभी के लिए जस्ट जान के रहो कि कोएफिशिएंट क्या होता है, कि दो चीज़ का रिलेशन कोएफिशिएंट एंड कोरिलेशन होता है, दो चीज़ के बीच का रिलेशन. अच्छा देखो, रिटर्न क्या होता है, तीन चीज़ का मतलब मेनली there is a three type of return they given. That the return on capital employed, that is the profit after tax PAT divided by capital employed. मतलब कितना कैपिटल एम्प्लॉयड उसका रिटर्न कितना होगा. अच्छा इसका ये कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी होगा, प्रेफरेंस शेयर होगा, डेब्ट होल्डर भी होगा, ठीक है. अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ये तो ऑलरेडी इंटरेस्ट लेस किया हुआ है, तो हम लोगों को इंटरेस्ट भी इसमें ऐड करना होगा. इंटरेस्ट मतलब टैक्स लेस करने के बाद, मतलब नेट इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट होगा. क्योंकि देखो इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर का तो मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद ही तो हम लोग तुम ये देते हैं, मतलब वो इक्विटी शेयर होल्डर को उसका डिविडेंड देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का उसका देते हैं. मगर देखो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया कब, आफ्टर डिडक्टिंग द इंटरेस्ट फ्रॉम दैट वी गेट अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. बट इफ आवर मेन इज टू बी द कीप द डिनोमिनेटर, मतलब दोनों का सेम, मतलब नीचे जो लेंगे ऊपर भी वही लेंगे. तो इसलिए नीचे ये दोनों तो इंक्लूड होगा इसमें. देखो ये ऊपर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ये दो तो ऑलरेडी इंक्लूड है, मगर कैपिटल एम्प्लॉयड में एक चीज़ डेब्ट है, तो ये भी इसको इंक्लूड करना है. तब ये डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इक्वल होगा, ठीक है. तो ये याद रखना. और ये टैक्स के लेस करने के बाद होता है, 1 माइनस टैक्स रेट के बाद ये इंटरेस्ट, मतलब नेट इंटरेस्ट हम लेंगे. अच्छा IRR क्या होता है? IRR होता है
IRR means the rate where inflow equal to outflow, मतलब वेयर द प्रेजेंट, मतलब नेट इनफ्लो एंड नेट आउटफ्लो का डिफरेंस अगर ज़ीरो आए तो उसका जो रेट होता है उसको IRR बोलता है। मतलब हम लोग बोलते हैं, जैसे कि मान लो इनफ्लो है 110, मतलब बैंक का इंटरेस्ट का इनफ्लो है 110, आउटफ्लो है 100, मतलब हम लोग 100 इन्वेस्ट किए थे और 110 एक साल बाद मिला। अब हाउ मच इज द इंटरेस्ट दैट इक्वल दैट पर्टिकुलर टू थिंग्स, मतलब 100 इक्वल टू 110 कब होगा, जो रेट में ये दोनों इक्वल होगा, दैट रेट पर्टिकुलर रेट इज कॉल्ड IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। नेक्स्ट इज डिविडेंड यील्ड, there is the dividend per share, there is the market price per share। अच्छा, मतलब मार्केट प्राइस के, मतलब मान लो 100 रुपया तुम्हारा मार्केट प्राइस है और 10 रुपया तुमको मिल रहा है एज ए डिविडेंड, तो 10% हुआ डिविडेंड यील्ड। ठीक है। तो ये चीज़, अच्छा एक चीज़ और देखो, दे मेकिंग वन ग्राफ। अच्छा, उसके पहले और एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो रिस्क एंड रिटर्न का, मतलब मैंने जो बताया है, ये मेजर कैसे होगा, कि कैसे रिस्क कैसे होगा, मतलब रिस्क एंड रिटर्न कैसे, मतलब ट्रेड ऑफ हो रहा है, इसका मेजर कैसे होगा। इसका मेजर के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा जो एक मेथड है वो है CAPM। ठीक है, CAPM मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अच्छा यहाँ पर, अच्छा दिया हुआ है, ये देखो नीचे दिया हुआ है, कैपिटल एज ए प्राइसिंग मॉडल हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड। अच्छा CAPM, अच्छा ये दूसरा टॉपिक का रेफरेंस ले रहा है। मैंने फॉर्मूला मैं अभी बता रहा हूँ CAPM का क्या होता है। CAPM का फॉर्मूला होता है रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू रिस्क मार्केट रिस्क माइनस रिस्क फ्री रेट। ये रिस्क फ्री रेट होता है जो डिपॉजिट, बैंक का डिपॉजिट का रेट होता है। ठीक है, डिपॉजिट का जो रेट होता है उसका ये होता है रिस्क। मार्केट रिस्क मतलब तुम, ये मार्केट का होता है, मतलब इसमें रिस्क इंक्लूड होता है, तो ये मतलब इसमें रिटर्न ज़्यादा होता है, मतलब रिस्क फ्री का मतलब जो रिस्क मतलब कम होता है, दैट्स वाई द रिस्क फ्री का रेट रिटर्न जो है वो भी कम होता है। मगर मार्केट रिस्क का मतलब इसका मार्केट का रिटर्न मतलब रिस्क ज़्यादा होता है, दैट्स वाई द रिटर्न फ्रॉम द मार्केट इज हायर देन द पर्टिकुलर डिपॉजिट, मतलब ये रिस्क फ्री रेट से हाई होता है। ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जांपल RF इज अ बैंक रेट एंड RM इज यू इन्वेस्ट अ मनी इन द शेयर मार्केट, दैट शेयर मार्केट रेट, तो देयर इज ए हाई रिस्क इन अ मार्केट, तो दैट्स वाई देयर इज ए हाई रिटर्न ऑल्सो, वी एक्सपेक्टिंग द हाई रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं कि मार्केट रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। इन दोनों का डिफरेंस को मार्केट रिस्क प्रीमियम बोलते हैं, मार्केट रिस्क प्रीमियम। ये टर्मिनोलॉजी मतलब याद रखना। ये प्रीमियम हम लोगों को क्यों दे रहा है, क्योंकि हम लोग एडिशनल रिस्क ले रहे हैं। ये बीटा होता है रिस्क जो रिप्रेजेंट करता है कि कितना रिस्क हम ले रहे हैं। ये बीटा इज अ अनसिस्टमेटिक रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क दैट इज अनअवॉइडेबल। अच्छा, तो ये CAPM से मेजर होता है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ये ग्राफ एक बार ग्राफ देखो, ये इस तरफ से, मतलब ये जो है ये तो रिटर्न है, ये रिस्क है। अगर ये ग्राफ में देखो, जब रिस्क बढ़ रहा है तो रिटर्न भी इक्वली बढ़ रहा है। जब एक्सपेक्टेड रिस्क मान लो यहाँ पर है, रिटर्न भी देखो यहाँ पर बढ़ रहा है। मतलब ये देखो ये गैप जो बढ़ रहा है, मतलब रिस्क भी बढ़ रहा है, रिटर्न भी बढ़ रहा है। तो अगर तुम हाई मतलब रिस्क ज़्यादा लोगे, रिटर्न भी तुमको ज़्यादा मिलेगा, और रिस्क लोगे तो तुमको और रिटर्न मिलेगा। मगर देयर इज़ ए अनसर्टेनिटी, फ्यूचर अनसर्टेनिटी भी इंक्रीज होगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो बस इतना ही, दैट्स अबाउट इट।
एंड अभी और कुछ नहीं है तो अच्छा, नीचे एक चीज़ क्या लिखा है कि रिस्क फ्री और ज़ीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंटिंग एन इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट। अच्छा, मैंने ये बोला था, ये देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिट, नेशनल बैंक्स। रिस्क फ्री से ज़्यादा तो मिल रहा है ना, रिस्क मार्केट मतलब रिस्क रिटर्न जो आरएम होता है, जो रिस्क प्रीमियम, ये लोग रिस्क प्रीमियम दे दिया, रिस्क प्रीमियम आरएम माइनस आरएफ होता है। तो जो आरएम होता है वो तो एडिशनल रिस्क लेने के लिए तुम मतलब जो रिस्क लिया तुम इस उसके लिए तुमको जो रिटर्न मिला है उसको हम आरएम बोलते हैं। मार्केट रिस्क जो बोलते हैं मतलब मार्केट रिटर्न जो बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ज़्यादा होगा, मार्केट से तुमको ज़्यादा ही मिलेगा, गवर्नमेंट से तुमको सबसे कम ही मिलेगा, क्योंकि उसका रिस्क सबसे कम होता है। ये चीज़ ध्यान में रखना बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो तब तक टेक केयर एंड बाय।